Hello children, hope all of us are well. Now the topic for today is fiber to fabric, and the key elements that we will study today are different types of fabrics, fibers, natural fibers, synthetic fibers, blended fibers, burning test of fibers and development of clothing materials. तो हम जितने भी कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग किस्म के फैब्रिक से बनते हैं। ये फैब्रिक कहाँ से बनते हैं? फाइबर्स यानी कि धागों से। अब ये फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिल सकते हैं, या हम उन्हें सिंथेटिकली बना भी सकते हैं। फिर कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो एक या दो किस्म के फाइबर्स को मिक्स करके बनते हैं। अब हम इनको टेस्ट कैसे करें कि ये प्योर है या कैसा है, तो उनको जला करके भी हम टेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग तरह के कपड़ों का मटेरियल कैसे बनता है। अब पुराने टाइम से अगर देखा जाए तो लोग किसी ना किसी चीज़ से तो अपने शरीर को कवर करते ही थे। सबसे पहले शायद पत्तियों से करते थे, उसके बाद जो एनिमल्स की स्किन या फर होती है उससे करते थे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि अलग अलग किस्म के धागे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 40,000 ईयर्स पहले जब नीडल का आविष्कार हुआ था, उसके बाद से तो धागों को कपड़े में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए वो लोगों को समझ में आया। तो लोगों ने अलग अलग किस्म के कपड़े बनाने शुरू करे। नाउ इन एंशिएंट टाइम people used to wear skin or fur of animals and bark or leaves of trees. Later on, as they began to settle down at a place and started agriculture, they learnt how to twist grass and vines and animal fleece into long strands and weave them into cloth. At that time, needle was not invented, hence they wore unstitched clothes. The sewing needle was invented about 40,000 years ago. After its invention, people learnt how to stitch a fabric into clothes and started stitching clothes of different designs suitable for various seasons. अब जैसे जैसे अलग अलग किस्म के कपड़े बनने शुरू हुए, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, या फिर जो आपके सिंथेटिक पॉलिएस्टर टाइप हो गए, उसके हिसाब से अलग अलग वेदर कंडीशंस को देखते हुए अलग अलग कपड़े यूज होने शुरू हुए। इसके साथ साथ पहनने वाले कपड़ों की जगह या उनके साथ आपके ये जो बेड शीट्स हो गए, टॉवल्स हो गए, हैंकीज हो गए, ये सब चीज़ें भी बननी शुरू हो गई। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। द क्लॉथ मटेरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फैब्रिक्स। वी कम अक्रॉस सेवरल टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. Some of them are cotton, woolen, silk, polyester, etc. We choose the fabrics depending on the climate of the place where we live. For cold place, we prefer the fabrics which help to keep our body warm. Similarly, for hot places, fabrics which provide coldness are preferred. Apart from clothing, cloth materials or fabrics are also used to make bed sheets, blankets, curtains, towels, tablecloth, dusters, mattresses, traveling bags, school bags, etc. Now, let us perform an interesting activity. To find the composition of fabrics, just get a piece of cloth and a needle. So, hold the cloth in one hand and with the other hand using the needle, pull out a thread from it. Loose the end of this thread by untwisting it. You will observe that the thread is made up of hair-like strands. These strands are called fiber. Now, linen is the oldest continually used fiber for fabric. अब अलग अलग कपड़ों से अलग अलग चीज़ें तो बननी शुरू हुई, लेकिन ये कपड़े किससे बनते हैं? फाइबर से। फाइबर क्या होते हैं? जो धागे होते हैं ना पतले से, इन्हीं धागों को वीव करके या स्पिन करके किसी किसी अलग अलग तरीकों से इनको इकट्ठा जोड़ करके अलग अलग टेक्निक्स यूज करके हम कपड़े बनाते हैं, और उन्हीं कपड़ों से फिर हमारे पहनने वाले या इस्तेमाल करने वाले चीजें बनती हैं। लेट अस नाउ लुक एट फाइबर्स। ऑल टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ थिन hair like strands. These long thin thread like strands are called fibers.
Fibers are obtained from many sources. On the basis of the sources, there are two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. अब धागे भी दो किस्म के होते हैं, natural और synthetic. Natural अगर धागों को हम देखें तो उनमें सबसे पहले क्या आता है? कॉटन, क्योंकि हम सूत या कॉटन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कपड़े बनाने में. और ये कॉटन कहाँ से मिलती है? ये एक खास किस्म के पेड़ों के सीड से मिलती है हमें कॉटन. अब इस कॉटन को हम कैसे लेते हैं, कैसे उससे अलग करते हैं, उसको साफ करते हैं और उस रुई यानी कॉटन को कैसे धागों में कन्वर्ट करते हैं, अब वो सीखते हैं हम. सो फर्स्ट वी विल लुक एट दी नेचुरल फाइबर्स. So fibers obtained from natural sources like plants and animals are called natural fibers. Let us discuss some natural fibers. So first we will look at the fibers obtained from plants, and the first one is cotton. Cotton is obtained from the seed pods of the cotton plants. Plants of cotton require warm climate, black soil and moderate rainfall. The fruits of cotton plants are called cotton bolls. After maturing, the bolls burst open and seeds covered with cotton fiber can be seen. Harvesting the cotton occurs only after the fiber inside the cotton bolls have fully dried up by the heat of sun. Now the word cotton is derived from Arabic word kutun or kutan, meaning fancy fabric. Now following processes are used step by step to obtain cotton fabric from cotton bolls. The first one is ginning. This process is used to separate cotton from cotton bolls. Traditionally, it is done by hand, but nowadays machines are also used for ginning. Dirt and short fibers are also removed during this process. Ginned cotton is called lint. Lint is tightly compressed into bundles called bales, weighing about 200 kgs. Bales are then sent to the spinning mills. Now the next process is spinning. Cotton fibers are thin and small, so cannot be made into a fabric directly. They are first converted into yarn by the process of spinning. Spinning can be done by using a spindle, that is a takli, or spinning wheel, that is a charkha, or a spinning machine. The yarn obtained from spinning is longer, thicker and stronger. The yarn is then wound on bobbins. These bobbins are then used to make cotton fabric. So the next stage is weaving. The weaving is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. Hand operated looms are called hand looms and power operated looms are called power looms. The fabric obtained at this stage is grey in color. It is bleached to improve its whiteness. Then either it is dyed or printed with stylish designs. Cotton in India is produced in Maharashtra, Gujarat, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Madhya Pradesh. Now cotton was originally grown in several different colors including brown, rust and even light purple. Now take two chart papers of different colors and follow the following steps. Take one chart paper and fold it into half. Draw parallel lines on the chart paper 1 centimeter apart. Cut the paper along the lines and unfold the paper. Now take another paper and cut 1 centimeter wide strips. Weave the cut strips in the first paper as shown in this figure. Now your table mat is ready. Cotton की ही तरह एक और हम फैब्रिक यूज करते हैं जिसे कहते हैं जूट. जूट भी हमें प्लांट से ही मिलता है. अब हमें कौन से प्लांट से कैसे जूट मिलता है और उसको कैसे पहले धागे में कन्वर्ट करते हैं और धागे से कपड़े में कन्वर्ट करते हैं और जूट के क्या क्या यूजेस हैं, अब हम ये पढ़ेंगे. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फाइबर विच इज जूट. Jute is obtained from a plant called jute plant. Height of this plant is about 8 to 10 feet. Jute is one of the cheapest natural fibers. It is a long, soft and shiny plant fiber that can be spun into coarse and strong threads.
Jute fiber is also obtained from the thin bark of paston plant. Jute plant is cultivated during the rainy season. It is grown in alluvial soil because this soil can store water. It is grown in delta regions of rivers like Ganga and Brahmaputra. Jute in India is grown in West Bengal, Bihar and Assam. After harvesting, the stalks of the jute plants are gone through the process of retting to obtain jute fiber. Now let us see what is retting. These stalks of the plants are tied into bundles and kept immersed in water for several weeks. After this period, the bark becomes soft and comes off easily from the stalk. The soft bark is further loosened by beating it under the stream of water. This process of separating fiber from the stalk is called retting. The fiber obtained thus are then washed, dried and packed into bales for transportation and trade. Jute is chiefly used to make cloth for wrapping bales of raw cotton, to make sacks and coarse clothes. The fibers of jute are also woven into curtains, chair coverings, carpets, bags, etc. अब हम नारियल खाना पसंद करते हैं ना, नारियल जितना अच्छा फ्रूट है, नारियल के जो आउटर कवरिंग है ना, उससे हमें फाइबर भी मिलता है. जी हाँ, हमारे जैसे मैट्रेसेस वगैरह में जो डलता है ना कॉयर, वो हमें नारियल के बाहर के शेल से या हस्क से मिलता है. अब ये कैसे लेते हैं, आइए इसके बारे में जाने. नेक्स्ट कम्स द कॉयर. This fiber is obtained from the outer covering of the coconut fruit that grows on the coconut palm. The outer covering of the coconut is called husk. To obtain coir fibers, the husk is removed from coconut and soaked in water for up to 10 months. The softened husk is then beaten to get the coir fibers. The golden coir fibers are then spun into yarns. These yarns are used to make mats, floor coverings, garden articles, aquarium filters, ropes, etc. India and Sri Lanka are the major producers of coir fiber in the world. Now take some cotton wool. Pull apart a portion of it. Now hold it in one hand. With the other hand, draw out a little wool and twist it between your forefingers and thumb. Go on pulling and twisting. You will find that you have succeeded in making yarn from cotton wool. जैसे प्लांट से हमें अलग अलग किस्म के फाइबर मिलते हैं ना, जिनसे हम चीजें बनाते हैं, ऐसे एनिमल से भी मिलते हैं. उनमें सबसे ऊपर क्या आता है, सर्दियों में क्या पहनते हैं, ऊन वाले कपड़े. तो ऊन जो है वो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि गोट और शीप. और ये होते क्या हैं, ये एक्चुअली इनके शरीर पे उगे हुए इनके लंबे लंबे या छोटे छोटे बाल ही होते हैं. अब जैसे हम लोगों के बाल हैं, बढ़ते हैं, हम उन्हें कट कराते हैं, वो फिर बढ़ते हैं. इसी तरह से इन एनिमल्स के जो बाल हैं ना, ये विंटर्स में ग्रो करते हैं ताकि इनको सर्दी से बचाएं. और जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, हम ये बाल इनके शरीर से निकाल लेते हैं, उनको फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं. वो फाइबर्स क्या होते हैं, ऊन, जिनसे कि हम अलग अलग किस्म के सर्दियों से बचने वाले कपड़े बनाते हैं. Now let us look at the fibers obtained from animals, and the first one we will consider is wool. Now wool is obtained from the fleece of sheep or goat. The process of removing hair from the body of these animals is called shearing. It is usually done once a year. After shearing, the wool is washed to remove fatty impurities, and then it is dyed and then spun into yarns. Yarn can be either weaved or knitted to make woolen clothes like coats, sweaters, mufflers, etc. You might have seen your mother knitting the sweaters. The woolen clothes obtained from knitting or weaving protect us from cold. वूल या ऊन की ही तरह हमें रेशम या सिल्क के कपड़े पहनना भी बहुत पसंद है. और ये जो सिल्क है ना, ये भी हमें जानवरों से, इनफैक्ट इंसेक्ट से मिलता है. एक किस्म का इंसेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिल्क वर्म.
ये सिल्क वर्म जब कैटरपिलर के फॉर्म में होता है ना, तो अपने आसपास या इर्द गिर्द जो कोकून बनाता है वो एक बड़े ही महीन पतले रेशम के धागे से बनाता है। तो हमें सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क वर्म से। देन वी हैव सिल्क. Silk is a natural fiber with high luster. Silk is a natural protein fiber obtained from the protective covering called cocoon made by silkworms around itself. The process of growing silkworms on mulberry trees and obtaining silk from them is called sericulture. There are several types of silk such as muga, tussar produced by various species of silkworm. But mulberry silk is the softest and lustrous amongst them. India is the second largest silk producer in the world after China. Japan and Thailand are also main producers of silk. Angora, cashmere, mink are some other animal fibers obtained from fur of goat or rabbit. अब इन natural fibers को छोड़ करके बड़े सारे केमिकल्स को यूज करके हमने सिंथेटिक फाइबर भी बनाने शुरू कर दिए। अब इससे क्या है कि हम इंडस्ट्रीज में अलग अलग किस्म के रसायन यानी कि केमिकल्स को यूज करके धागे और कपड़े बना सकते हैं। तो आइए अब इनके बारे में पढ़ें। लेट अस नाउ लुक एट दी सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम वेरियस केमिकल्स. Synthetic fibers come in long lengths, so they do not have to be spun into yarn. There are two types. First one is the regenerated synthetic fiber. It is made from natural materials that have been chemically processed in some way. For example, rayon. It is made by processing the cellulose in wood pulp. Then we have true synthetic fiber. The fiber which is made entirely from chemicals is the true synthetic fiber. For example, nylon. It is made from chemical obtained from petroleum. Polyester, terylene, acrylic are some other examples of true synthetic fibers. All the synthetic fibers are strong, of uniform thickness and very smooth. Synthetic fabrics do not have much space between the fibers and therefore do not allow air to pass through them. Rayon is made from cotton. A French chemist, Count Hilaire de Chardonnay, invented it. Now, what are the advantages of synthetic fibers? Synthetic fibers are stronger than natural fibers. You must have seen that cotton shirts tear faster than nylon shirts. And synthetic fibers dry faster and do not get wrinkled. Now, what are the disadvantages of synthetic fibers? Synthetic fabrics contain less air spaces between their fibers, hence they do not absorb sweat. In hot and humid weather, synthetic fabrics can cause many skin problems, and synthetic fabrics burn like plastic when they come in contact with fire. कभी-कभी natural और मैन मेड यानी कि सिंथेटिक फाइबर या धागों को ब्लेंड करके भी कपड़े बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीकॉटन, इनके भी अपने अलग फायदे हैं, जैसे कि इनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये पसीना जल्दी सोख लेते हैं, इनमें रिंकल्स कम पड़ते हैं। नाउ लेट अस लुक एट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. When synthetic fibers are blended with natural fibers like cotton or wool to weave a fabric, the fabric obtained is called blended fabric. For example, when polyester is blended with cotton, polycotton is obtained. The polycotton fabric has strength, can absorb sweat and does not get wrinkled fast. अब अगर जानना हो कि कपड़ा किसी नेचुरल फाइबर से बना है या मैन मेड सिंथेटिक फाइबर से बना है या फिर दोनों का मिक्सचर या ब्लेंड है, तो उसके लिए एक बर्निंग टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए बर्निंग टेस्ट क्या है ये जानते हैं। नाउ देयर इज अ बर्निंग टेस्ट ऑफ फाइबर्स. Burning test is done to identify an unknown fabric. By this test, we can determine if the fabric is a natural fiber, man-made fiber, or a blend of natural and man-made fibers. It takes practice to determine the exact fiber content. However,
An inexperienced person can still determine the difference between many fibers to narrow the choice down to natural or man-made fibers. So when we look at the fiber of cotton, it is a plant fiber. When ignited, it burns with a steady flame and smells like burning leaves. The ash left is easily crumbled. Small samples of burning cotton can be blown out as you can blow out candle. Then the fiber linen. It is also a plant fiber. Linen takes a longer time to ignite. The fabric closest to the ash is very brittle. Linen can also be blown out easily as a candle. Then the silk fiber. It is an animal fiber and usually burns readily with a steady flame and smells like burning hair. Its ash is easily crumbled. Silk samples are not easily extinguished as cotton and linen. Then we come to the wool fiber. It is also an animal fiber, but it is harder to ignite than silk. The flame is steady but more difficult to keep burning. Its smell is like burning hair. जब से धरती पे इंसान आए हैं, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत रही ही है. शुरू में जैसे बताया था, पहले पत्ते या घास से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, फिर उसके बाद एनिमल्स की स्किन या फर से करते थे. फिर जब नीडल की इन्वेंशन हुई और लोगों को कैसे कपड़े सिलते हैं या स्टिच करते हैं वो समझ में आया, तो उन्हें धागों की नीड पड़ी. धागों की नीड पड़ी तो धागे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? वो नेचुरल चीज़ों से उन्होंने निकाले. नेचुरल चीज़ों से धागे लिए, धागों से कपड़े बुने और उन्हीं कपड़ों से अपने पहनने लायक या इस्तेमाल करने लायक कपड़े बनाने शुरू हुए. जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वैसे वैसे कपड़े की नीड बढ़ी, तो वैसे वैसे केमिकल या मैन मेड तरीके से कपड़े बनाने शुरू हुए. अब केमिकल या मैन मेड या सिंथेटिक कपड़ों की अपनी क्वालिटीज़ हैं, नेचुरल कपड़ों की अपनी क्वालिटीज़ हैं. दोनों की क्वालिटीज़ चाहिए तो दोनों धागों को, अलग अलग धागों को ब्लेंड करके कपड़े बनाने शुरू हुए. तो ये सिलसिला अभी तक जारी है. नाउ लेट अस लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स. In ancient times, man lived in caves. To protect himself from cold and sun, he tied grass or leaves around him. It is believed that around 40,000 years ago, man invented needle, which was made from bones. After the invention of needles, man started wearing skin of animals using long plant fibers as threads. Man learned to weave the twigs and long grasses to make coarse cloth, mats, mattresses, baskets, etc. Slowly, man learned to gather wool from sheep and turned it into cloth. At that time, Indians started making cotton clothes. The skill of weaving was greatly improved in the olden civilizations in China, Egypt, India, etc. Silk was first made in China in 3000 BC. Till 13th and 14th century, people mostly wore unstitched clothes. Sari, dhoti, lungi, shawl, muffler are all unstitched items of clothing used even today. Nowadays, you wear various kinds of stitched clothes made from various fabrics. Synthetic fabrics are very popular. Scientists are developing new kinds of fabrics which would not get dirty and will have a longer life. So what are the key takeaway elements? Clothes are one of our basic necessities. All types of fabrics are made up of thin hair-like strands called fibers. Ginning is the process used to separate cotton from cotton bolls. Jute is one of the cheapest natural fibers. The process of separating fiber from the stalk is called retting. Sericulture is the process of growing silkworms on mulberry trees and obtaining silk from them. The fabric obtained when synthetic fiber is blended with natural fiber is called blended fabric. Burning test is done to identify an unknown fabric. So I hope all the points in this chapter are clear and answering questions based on this topic will now be easy.